हेलो मित्रों, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कंसीलियम फाउंडेशन के लिए आपसे बात कर रहा हूं। और यहां पर हम बात कर रहे हैं हमारी प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग, जिसमें कि हम उन विशिष्ट व्यक्तियों से बातचीत करते हैं, साक्षात्कार लेते हैं जो कि 80 वर्ष से अधिक हैं और अभी भी सक्रिय हैं समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्रीयता के लिए और मानवता के लिए। आज बात कर रहे हैं हम इसमें हिंदी के जाने माने पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, फिल्म निर्माता, डॉक्यूमेंट्री के प्रोडक्शन से जुड़े हुए श्री ब्रजेंद्र रईस जी से, जो अब दिल्ली में हैं, रहने वाले नाथद्वारा राजस्थान के हैं। और उनसे मेरा सवाल ये है कि लगभग 4 दशक से पहले एक उनकी बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी शेख हसीना से। शेख हसीना जो कि बाद में बांग्लादेश की प्रमुख सत्ताधारी नेता बनी। उस समय वो भारत में एक शरणार्थी के रूप में थी और उनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो चुकी थी। तो उस वाक़या के बारे में हमारे दर्शकों से आप अपनी जानकारी साझा करें। नमस्कार जी। 40 साल पुरानी बात, स्मृतियों में एक के बाद एक जुड़े हुए घटनाक्रम तो नहीं आ सकते, लेकिन शेख हसीना के साथ मेरे पत्रकार के रूप में संबंध रहे, जो बाद में कुछ समय के लिए, जैसे हम रेल में बैठते हैं या कहीं यात्रा पर जाते हैं तो कुछ लोगों से संपर्क हो जाते हैं आदमी, कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि हम सफ़र में साथ रहते हैं। हाँ, तो वो सफ़र वाला संबंध ही रहा कि जितने दिन जब मेरा परिचय हुआ और उसके बाद तक, जब तक वो दिल्ली में रहीं, तब 6-8 महीने का मेरा उनसे परिचय था। उन दिनों मैं माया में काम कर रहा था। उन दिनों तो मेरे ब्यूरो चीफ ने मुझे कहा और आलोक मित्रा ने मुझे वहाँ से फ़ोन करके कहा इलाहाबाद से कि क्या तुम शेख हसीना का, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, इन दिनों दिल्ली में शरणार्थी के रूप में रह रही हैं, उनका एक साक्षात्कार ले सकते हो, अगर करोगे तो पत्रिका के लिए अच्छा रहेगा। फिर माया के लिए बात हुई। तो मैंने फिर इसका प्रबंध किया, पता लगा, मैंने फ़ोन किया। तो उन दिनों शेख हसीना पंडारा रोड में रहती थी। वो 3 कमरों का एक मकान, हाँ, और एक 3 कमरों का मकान, नंबर मुझे याद नहीं है जी, लेकिन वहाँ फर्स्ट फ्लोर ही था शायद जी, फ्लैट वाले में जी। तो उनको यहाँ रहने के लिए जगह दी थी। शेख मुजीब की हत्या हो चुकी थी और उनके परिवार के सारे लोग, कई लोग मारे गए थे और शेख हसीना यहाँ शरणार्थी के रूप में थे। इंदिरा जी ने उनको पूरा आश्रय यहाँ दिया हुआ था और उन्होंने अपने परिवार के, उनके कुछ लोग, उनके बच्चे, उनकी छोटी बहन रेहाना के पास लंदन भेज दिए थे। यहाँ पर वाजिद साहब जो उनके पति थे, वो शेख हसीना और शायद कोई बच्चा हो, मुझे नहीं ख्याल है, तो वो दिल्ली में रहते थे। उस दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन 1981 के अप्रैल महीने की बात है। तो नीचे एक टेंट लगा हुआ था जिसमें पुलिस के सिपाही ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने मुझे पूछा किससे मिलने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो मैंने बताया मैं पत्रकार हूँ। तो पत्रकार सुन करके लोग सम्मान से ही देखते थे उस वक्त तक। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप इसमें अपना नाम दर्ज कर लीजिए, जाइए। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के गया, मैंने घंटी बजाई, कोई नौकर नहीं आया और एक चश्मा लगा हुआ 34-35 साल की एक छरहरे बदन की श्याम वर्ण की महिला मेरे सामने आई और उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैंने उनको नमस्कार किया, मैं पहचान ही गया कि शेख हसीना है जी। फिर उन्होंने मुझे सम्मानपूर्वक अपने कमरे में बिठाया, बातचीत होती रही। उनके पति भी आकर के बैठ गए, वाजिद साहब भी, वो साइंटिस्ट थे। हाँ जी। तो बातचीत शुरू हुई। तो प्रयोजन ये था कि उनको अवामी लीग ने अपना नेता चुन लिया था, चुनी जा चुकी थी जी, नेता चुनी जा चुकी थी और बातचीत का दौर चल रहा था। वो जाऊं न जाऊं के उनका एक दौर चल रहा था। पशुपेश थी। हाँ, पशुपेश थी। तो उनसे मेरी बातचीत हुई, काफ़ी देर तक बातचीत चलती रही और वो बताती रही कि किस तरह से उनके पिता की हत्या की गई, किस तरह हत्यारे अभी भी जिंदा हैं।
और उनका परिवार किस पीड़ा में रहा कि वो अपने बच्चों से नहीं मिली हैं, बच्चे उनके लंदन में हैं, छोटी बहन से नहीं मुलाकात हुई है और वहाँ भारत में वो रह रही हैं। और ये बातचीत हिंदी में थी? हिंदी में थी। मैंने उसे टेप भी किया था, रिकॉर्ड भी टेप रिकॉर्डेड भी है ये। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि वो राजनीति में कभी आई नहीं, अपने पिता का सारा ख्याल रखती थी। तो उनके इस बात के लिए थोड़ा सा हिच हो रही थी कि सारे बड़े लीडर्स जो उनके घर आते थे शेख मुजीब के साथ, वो सबको ये चाचा चाचा कहती थी। तो उनके साथ मिलकर के एक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम करना, तो बहुत ही शालीन महिला, बहुत ही शांत स्वभाव की, और मैं उनको देख के कह सकता हूँ कि एक घरेलू महिला किस तरह से प्रधानमंत्री बनी और किस तरह उन्होंने संघर्ष किया बांग्लादेश में, वो ही जानती हैं। लेकिन उसके बाद मेरी मुलाकात कभी भी नहीं हुई। लेकिन उस समय कुछ आपको लगा कि उनमें कुछ गर्व, कुछ ये है कि उनके पिता इतने बड़े नेता थे, जननायक थे? वो उनके अंदर था, गर्व नहीं था उनके अंदर। बहुत ही, जैसे मैंने बताया, बहुत ही एक कर्तव्य की भावना, एक बहुत ही ऐसे शर्मीली जैसी महिला थी, शांत स्वभाव की शर्मीली महिला थी। हाँ बिल्कुल। और वो लगता ही नहीं था कि वो किसी राष्ट्रपति की बेटी है, किसी देश के राष्ट्रपति की बेटी है, ऐसा मुझे लगता ही नहीं था। कोई आभास तो देखिए, मेरा ये इंटरव्यू यहाँ छपा है इस पुस्तक में, और ये किताब आपकी ये मेरी पुस्तक है, 35 साल पहले, 35 साल पहले, जिसे अब 40-41 साल हो गए। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक चीज़ थी जिसके बारे में बाद में मेरा उनसे डिस्कस होता रहा कुछ दिनों तक, और मैं यहाँ थोड़ा सा गलती कर गया कि ये इंटरव्यू मैंने लेने के लिए बाद में गया। उससे पहले भी करीब 4-5 महीने पहले मैं बीच में मिल चुका था, जब उन्होंने कहा था। तो ये माया का इंटरव्यू बाद में हुआ, आलोक मित्रा जी। तो वो माया ने ही मुझे कहा था कि आप उनसे संपर्क करें, तो मैं संपर्क में उनसे गया था। तो थोड़ा स्मृति में ऊपर नीचे हो गया, तो मेरा संपर्क उनसे काफ़ी सामान्य सा रहा था, तो कोई मुझे बात करने में प्रॉब्लम हुई। तो एक चीज़ जो उन दिनों में करता था, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अब ये कला है इसलिए मैं कह देता हूँ कि पहले मैं न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष करता था जी। अब नहीं करता हूँ, पिछले 30-40 साल से नहीं करता हूँ, 30 साल से नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ मुझे, जब इनको नियुक्त कर दिया, कि क्या मुझे जाना चाहिए और मैं सक्सेसफुल रह सकती हूँ और मैं कैसे काम करूँगी। तो मेरी कागज़ पुराने पड़े होंगे तो मैं बता सकता हूँ कि मुझे आज डेट वगैरह कुछ याद नहीं है, क्योंकि मेरा कभी संपर्क नहीं हुआ, कभी मैंने कोशिश नहीं की। आपने गणना की थी और मैंने कहा कि थोड़ा संघर्ष रहेगा लेकिन आप सफल हो जाएंगी, कामयाब होंगे। तो ये ज़रूर मैंने कहा था, लेकिन मैं उसका कोई अपने पर एक क्रेडिट नहीं लेना चाहता, क्योंकि राजनीति में परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं। कौन किस सत्ता में कहाँ पहुंचता है ये हम कह नहीं सकते। ग्रहों की चाल अपनी है, और मैं अपने आप को न ज्योतिषी कहता हूं और न ही मैं न्यूमरोलॉजिस्ट मानता हूं। बहुत शानदार। हाँ, उस ज़माने में मैं ये ज़रूर करता था और मुझे भरोसा था कि एक दिन सफल प्रधानमंत्री बनेंगी। बन जाना अलग बात है, बाद में परिस्थितियाँ इंसान को क्या बनाती हैं इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। धन्यवाद। ये बहुत शानदार बात आपने देखी, इतनी रोचक और मनोरंजक। इसी तरह हमारी बातचीत ब्रजेंद्र रही जी से होती रहेगी, बने रहिए।